हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र बाल मनोविज्ञान के पूरे 30 क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आपसे आपके कंटिन्यू हिंदी के पूरे हमने कहा है 50 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाएंगे। अब 50 प्रैक्टिस सेट अगर हिंदी का कंप्लीट हो जाता है तो समझिएगा आपको हिंदी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। सारे आप टॉपिक भी हम स्टार्ट किए थे तो उसे भी कंटिन्यू रखेंगे। प्रैक्टिस सेट वो कवर हो जाएगा। साथ में आपका ये मनोविज्ञान का कम से कम आपको 30 सेट हम अवेलेबल करवाएंगे। पर्यावरण का तो पता नहीं मैंने कितने करवा दिए, फिर आगे उसे भी कंटिन्यू रखेंगे। मैथ्स के लिए भी देखते हैं। तो आप लोग परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, हम आप सभी के साथ हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, एसएसटी भी करवाई जाएगी। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, आप लोग परेशान मत होइए। मैथ्स के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र बाल मनोविज्ञान के पूरे 30 क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग अपनी स्कोरिंग साथ साथ में जरूर करते रहिएगा। हाँ, तो अभी तो हम लोग सीडीपी देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, प्रॉमिस है कि नहीं जाएंगे। ठीक है, आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ इजी क्वेश्चंस पहले। इजी, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये प्रॉब्लम थी, आप सभी को बता देते हैं। चलिए, आप लोगों को बताना थोड़ा सा ज़रूरी है। वैसे ही थोड़ी सी कह सकते हैं कि पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आप लोगों को बता देते हैं कि घर वालों को पसंद नहीं था ये यूट्यूब चलाना, टाइम नहीं बचता था। तो उनका एक सेंटेंस था कि या तो यूट्यूब या फैमिली या घर वाले। ठीक है, तो शुरू में पहले तो मैंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, घर ज़रूरी है, फैमिली ज़रूरी है। फिर बाद में जो 2 दिन का मेरा ब्रेक हुआ, फिर उसमें एक अंदर से टीस सी, मतलब एक अंदर से मन का कचोटना होता है कि ये परेशानी होने लग गई कि मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। घर में जिन लोगों को नहीं पसंद था, चलिए वो खुश थे 2-4 लोग। उसके बाद और तो हमारे स्टूडेंट की जो हालत थी, जो मैंने मैसेज देखा, फिर मेरे अंदर से ये हुआ कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे सही डिसीजन नहीं लग रहा था कि जो मैंने पहले दिन डिसाइड किया था। फिर फाइनली अब जो डिसीजन आप सभी के सामने, मैंने दोनों में से एक चुना। अब जो मैंने चुना वो आप सभी के सामने है। पता नहीं सही है गलत है, आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा। और इसके लिए अगर मैंने गलत डिसीजन लिया हो तो आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। घर से मैंने माफ़ी मांग लिया वैसे, और अभी मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट में क्या अच्छा होता है। तो अभी के लिए इतना ही, यही सब था। तो मैंने कुछ बताया नहीं, कभी हम कुछ शेयर नहीं करते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं, तो बता भी नहीं पाते हैं। और फाइनली जो डिसीजन आप सभी के सामने है, बस मुझे ये लगा कि इससे पहले वाले डिसीजन से 2-4 लोगों को खुशी है जिसको नहीं पसंद था। लेकिन अब हमारे स्टूडेंट के लिए ये था कि स्टूडेंट अब आगे क्या करेंगे। अगर जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिन स्टूडेंट्स की मुझसे उम्मीदें जुड़ी हुई थी, उनका क्या होगा। बस ये सोच के मैंने ये एक फाइनल डिसीजन लिया। फाइनल डिसीजन यही है कि क्लासेस कंटिन्यू होंगी। प्रेजेंट टाइम में हम घर पे नहीं हैं, बस यही है। मैंने बाहर रहने का सोच लिया, बस ये बात है। तो मनाने की कोशिश करेंगे, ये मेरा पैशन है। एक चीज़ है, जिस भी काम से किसी का फ्यूचर बन रहा हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये मेरा सोचने का बेस था। मेरे उस डिसीजन से, पहले वाले डिसीजन से किसी का फ्यूचर नहीं बन रहा था, और दूसरे डिसीजन से किसी का फ्यूचर बन रहा था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम जिंदगी में आए हैं तो कुछ ना कुछ करके जाएं। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। बस ये बेस था, आगे पता नहीं। अगर हम गलत हैं तो आप लोग माफ़ कीजिएगा और आप में सजेस्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है,
तो बस अभी देखते हैं कुछ अरेंजमेंट सही से एकदम से हो जाए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी ये सब कुछ लैपटॉप वगैरह मैंने उधारी पे लिया है, तो चलिए सब कुछ फाइनल है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चलता रहता है। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा, टाइम नहीं बच पाता था, टाइम बिल्कुल नहीं बच पाता था, यहाँ पे पूरा हम बिजी रहते थे। ये इतना आसान काम नहीं होता, पूरा दिन बिजी ऐसे हो जाना तो फिर नहीं पसंद आया, बस ये बात है। तो चलते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो रहा है मुझे, मतलब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, मुझे बहुत खुशी है, आप लोगों के कमेंट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लव यू ऑल। बस यही, वो कमेंट मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, और ये बस ये सोच के कि अगर किसी का फ्यूचर बनाने में मेरी थोड़ी सी भी हेल्प हो जा रही ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हम बना लेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा। तो ये मेरा पैशन हो चुका, और दूसरी चीज़ अच्छा नहीं लगा 2 दिन से, फिर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता कि कुछ अजीब सी फीलिंग होती रहती कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने गलत किया है, ये डिसीजन लेकर के गलत किया। फाइनली अभी सुकून भी है, थोड़ा सा ये भी है कि नहीं, अभी घर वालों को भी मना लेते, लेकिन वो जल्दी थोड़े से नहीं मानेंगे। तो चलिए देखते हैं, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बाल विकास और शिक्षण विधि का पहला क्वेश्चन है, इजी से हम लोग मॉडरेट, फिर उसके बाद टफ लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम कभी कोई चीज़ शेयर नहीं करते थे, पहली बार है, आप लोग भी फैमिली हो चुके हैं, तो इस वजह से शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर से रिलेटेड ये डिसीजन था। सभी का तहे दिल से शुक्रिया। मानसिक आयु का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पे आप लिखिए, विकल्प आप सभी के सामने है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, मानसिक आयु का प्रत्यय सबसे पहले। यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ए, बिने और साइमन ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ सामान्यता कितनी होती है? औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? लगभग 70 से 90, 90 से 110, 60 से 100, 50 से 70। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, 90 से लेकर के 100। औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से लेकर के 100 तक होती है। ठीक है, और जो साइमन और बिने ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था बुद्धि लब्धि का, 1916 में प्रस्तुत किया था, उसमें 140 से अधिक वालों को क्या माना जाता है? प्रतिभाशाली माना जाता है। 120 से 140 वालों को अतिश्रेष्ठ माना जाता है। 100 से 100, यहाँ पे देखिए 110 से 120 वालों को श्रेष्ठ बुद्धि वाला, और 90 से लेकर के 100 के बीच वाले को क्या माना जाता है? औसत या सामान्य बुद्धि। लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर IQ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के सभी पक्षों में, यहाँ पे देखिए बाल विकास के पक्षों में सम्मिलित है क्या? शारीरिक एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, उपरोक्त सभी। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? बाल विकास के पक्षों में कौन कौन सा पक्ष शामिल है, कौन कौन सा विकास शामिल है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा सही? आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। आपका यहाँ पे विकल्प सही हो जाता है डी। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत विकास के ये सभी पक्ष, जितने भी पक्ष हैं वो सभी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपका ऑप्शन आ जाता है भाषिक विकास, वो भी उसमें शामिल होगा। ठीक है, तो आपको विकल्प के अकॉर्डिंग ही ऑप्शन चूज करना है। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, और साथ साथ में आप लोग अपनी स्कोरिंग भी करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल विकास मुख्य रूप से कितने कारकों द्वारा निर्धारित होता है? बाल विकास मुख्य रूप से कितने कारकों के द्वारा निर्धारित होता है? 2, 4, 3, 5। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा?
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, दो कारक कौन कौन से हैं? बाल विकास मुख्य रूप से 2 कारकों द्वारा निर्धारित होता है, और 2 कारक कौन कौन से हैं? पहला है आनुवांशिकता, दूसरा है पर्यावरण। ठीक है, आनुवांशिकता से मतलब होता है जो जन्मजात विशेषताएं बच्चे पाते हैं या जो क्षमताएं पाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हस्तता से अभिप्राय है। हस्तता क्या है? हस्तता से अभिप्राय क्या होता है? विकल्प आप सभी के सामने है। हाथों की विशिष्ट बनावट व योग्यता से, प्रयोग में एक हाथ की तुलना में दूसरे हाथ का प्राधान्य, हाथों के प्रयोग से, प्रति मिनट लिखे जाने वाले शब्दों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हस्तता का मतलब होता है, आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हस्तता का अभिप्राय होता है प्रयोग में एक हाथ की तुलना में दूसरे हाथ का प्राधान्य। मतलब एक ही हाथ बच्चे ज्यादा यूज करते हैं, यही इसका मतलब है हस्तता का। ठीक है, जैसे देखिए जो अधिकांश शिशु होते हैं दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग करते हैं आसानी से, लेकिन जो 2 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, शुरू के 2 वर्ष की आयु के बच्चे दाएं या बाएं हाथ में किसी एक ही हाथ का प्रयोग करते हैं, उसी में अपनी रुचि वो ज्यादा दिखाते हैं। तो इसी से पता चलता है कि उनकी रुचि किसमें है, दाएं हाथ में है, बाएं हाथ में। मेनली यही मतलब है हस्तता का, कि किसी एक हाथ का ज्यादा प्रयोग करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे सामान्यतः किसी सहायता के बिना कब चलना शुरू कर देते हैं? बच्चे सामान्यतः किसी सहायता के बिना कब चलना शुरू कर देते हैं? ये सारे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट के लिए क्वेश्चन है सारे, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप सीटेड भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए और फटाफट से वीडियो को लाइक करते रहिए। तो यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाता है 6 का ए, 14 महीने। ठीक है, किसी सहायता के बिना चलने की जो आयु होती है, औसत आयु 13 से 14 महीने होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भाषा के कौशलों के रूप में परिणत कितनी आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। भाषा के कौशलों के रूप में परिणत कितनी आधारभूत क्रियाएं शामिल होती हैं? 4, 5, 3, 7। तो कितनी क्रियाएं शामिल होती हैं? 7 का हमारा ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है 4। कौन कौन सी? पहला हो गया आपका सुनना, ठीक है, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा लिखना बोलना। ठीक है, ये ऐच्छिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वाधिक प्रचलित उपकरण कौन से? मूल्यांकन में प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वाधिक प्रचलित उपकरण आपको बताने हैं। विकल्प आप सभी के सामने है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। ओके, 8 का यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, व्यवहार मिलान चार्ट, आपकी अगर यहां पे देखिए निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल का भी उपयोग होता है। बहुत सारे यहाँ पे जितने भी लिखे हैं ऑप्शन के अलावा भी आपके मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण होते हैं। तो यहाँ पे आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। तो किसी एक की सहायता से मूल्यांकन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए कौन से क्रिया शब्द सहायक होते हैं? विकल्प आप सभी के सामने है। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र के, ध्यान से देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 9 का डी, उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के लिए कौन कौन से शब्द, यानी मैक्सिमम देखिए प्रत्यास्मरण करना, रिकॉल करना, पहचानना, उल्लेख करना, परिभाषित करना, विभेद करना, तुलना करना, सामान्यीकरण करना, उदाहरण देना, निष्कर्ष निकालना, ये सभी संज्ञानात्मक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप लोग अभी अगर जैसे संज्ञानात्मक
कौन कौन से मेनली ये पूछा जाता है, ये किस क्षेत्र में आते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में। एग्जाम्पल दे दिया जाता है, जैसे मैंने जो भी नाम लिया, जैसे तुलना करना हुआ, परिभाषित करना हुआ, विभेद करना, डिफ्रेंशिएट करना हुआ, ठीक है, उदाहरण देना हुआ, ये सभी किस क्षेत्र में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक के साथ आप लोग थोड़ा सा दिमाग बढ़ाते रहिए, दौड़ाते रहिए, तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर द्वारा अभिनिर्धारित बुद्धियों में कौन सम्मिलित नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, संज्ञानात्मक बुद्धि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उनकी कौन कौन सी बुद्धि थी, उन्होंने बताया था जो भाषाई बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गणितीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और आंतरवैयक्तिक बुद्धि, पूरी 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना लाई गई। तो यहाँ पे आपका विकल्प कौन सा सही होगा, सर्वोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, स्कूल चलो अभियान। आप लोग यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर 1986 पर फोकस करे होंगे, ये इसी यहाँ पे इस लाइन से, इतने से ही आपको ध्यान देना कि विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लाई गई थी। किस वर्ष में लाई गई थी, इसका अस्तित्व कब हुआ था, मतलब किस सन में ये आई थी, 1987 में, 1987 से 88। ठीक है, और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य भी पूछा जाता है, आप सभी को बता देते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री और शिक्षण उपकरण जैसी जो न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था की जाए। जो आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था की जाए, ये इसका उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट, बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्था, मानसिक विकास को कितने भागों में विभाजित किया है, 4, 2, 8, 3। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, 12 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। कौन कौन सी अवस्था, संवेगात्मक भ्रामक अवस्था जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की है, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष की है, फिर तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक की है, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक है। क्लियर हो गया, ये 4 अवस्थाएं थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, ये यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। आपको यहाँ पे प्रतिपादक मिल रहे हैं, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत स्किनर, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी और सी टेट में पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होगा, आप सभी पढ़े होंगे। 13 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन, वेरी गुड, यहाँ पे हमारा 13 का ऑप्शन सही हो जाता है बी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर। ये आपका विकल्प सत्य नहीं है। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, एरिक्सन ने, यहां पे एरिक्सन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ये भी क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको पूरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए परीक्षण है अध्ययन के विषय, तो यहाँ पे देखिए प्रसंगात्मक प्रासंगिक बोध परीक्षण TAT, व्यक्तित्व लक्षण, इससे संबंधित ये परीक्षण है। अब ये सही है कि गलत, आप देखते रहिए। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, अचेतन प्रेरणा, निष्पादन परीक्षण, परफॉर्मेंस टेस्ट, शिक्षकों की बुद्धि, चिमटी परीक्षण, यांत्रिक कौशल। अब यहाँ पे सही सुमेलित नहीं ये पूछा जा रहा है, तो विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, निष्पादन परीक्षण, शिक्षकों की बुद्धि परीक्षण हेतु
किया जाता है ये सही नहीं है। तो जो निष्पादन परीक्षण है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, अशिक्षकों की बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है, ठीक है, जबकि शिक्षकों की बुद्धि परीक्षण है तो मौखिक परीक्षण किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे मैंने बताया था इजी से लेके आपको मॉडरेट क्वेश्चन, फिर उसके बाद से थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा जा रहा है नहीं है। आप लोगों को एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। एग्जाम में हम कभी कभी जब गलती करते थे, नहीं और हाँ में गलत करके चले आते थे, बाद में यहाँ पे घर आने के बाद देखते थे अरे ये नहीं पूछा गया, तो फिर बड़ी टेंशन हो जाती थी कि ये तो मुझे आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व सिद्धांत प्रतिपादक, तो व्यक्तित्व सिद्धांत मांक सिद्धांत अब्राहम मैस्लोन, शारीरिक रचना सिद्धांत क्रेशमर, सील गुड सिद्धांत आल्पोर्ट एवं कैटल, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड। कौन सा आप सुमेलित नहीं है? वेरी गुड, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, शरीर रचना सिद्धांत क्रेशमर ने इसका प्रतिपादन नहीं किया। शरीर रचना सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? सैल्डन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अपने हमेशा की तरफ फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक और एक शेयर आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16, माता पिता के संरक्षण से बाहर निकलकर अपने सहपाठियों दोस्तों की संगत करना बालक की किस अवस्था को प्रतिबिंबित करता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आप लोग लगातार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? 16 का यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, उत्तर बाल्यावस्था। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था या जिसे हम कह सकते हैं पूर्व किशोरावस्था। अगर पूर्व किशोरावस्था भी ऑप्शन में है तो आप पूर्व किशोरावस्था भी लगा सकते हैं, जिसकी उम्र कितनी है? 9 से लेकर के 12 वर्ष। इस आयु वर्ग के बालक जो होते हैं अपने माता पिता के संरक्षण से बाहर निकलकर अपने सहपाठियों दोस्तों की संगत में रहना अधिक पसंद करते हैं। इसका यह सेंस हुआ कि अपनी वो प्रसन्नता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, उत्तर बाल्यावस्था। बाल विकास में सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तत्परता से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। परिणाम की अपेक्षा, अभ्यास कार्य, प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्राथमिक मूलभूत नियम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है तत्परता, ठीक है। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, आप सभी को याद होगा। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा क्या है? तीसरा कौन सा नियम है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो तत्परता का नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयारी किए जाने पर बल देता है। आज समझ में आ रही है आपको? तत्परता में कार्य करने की इच्छा जुड़ी होती है और ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता आपकी सहायता करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है तत्परता। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? चिंता, ज्ञान का स्थानांतरण, प्रेरणा, अभिप्रेरणा। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ज्ञान का स्थानांतरण। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को हम कहते हैं ज्ञान का स्थानांतरण, ठीक है। अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? मेनली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? धनात्मक स्थानांतरण, दूसरा होता है ऋणात्मक स्थानांतरण, तीसरा होता है शून्य स्थानांतरण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ये 18 के बाद अब आ जाते हैं 19 पे। देखिए यहां पर भी पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखिए, अच्छा थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आपको यहाँ पे चारों दिख रहे होंगे। देखिए बुद्धि के सिद्धांत और प्रवर्तक का नाम। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिनेट, टर्मन और स्टर्न ने। द्विकारक व त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। बुद्धि की संरचना सिद्धांत जेपी दास ने। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने।
तो आप लोग जरूर बताइए कि यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप लोगों का सब टॉपिक वाइज हम सीडीपी भी कंप्लीट करते हैं, जिसमें बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम आपके कवर करेंगे, वहां पे व्यक्तित्व से रिलेटेड अभी तक मैक्सिमम टॉपिक कवर हो गए हैं और कुछ बाकी भी हैं, वो भी हम कवर करते चलेंगे। तो ठीक है, अब कंटिन्यू वीडियोस आएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बैलेंस कर चुके हैं खुद को। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जेपी दास ने नहीं दिया, ये इसके प्रवर्तक नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभी मैंने आपको बताया, ये नहीं था, गार्डनर का क्वेश्चन था, ये गिलफोर्ड ने, गिलफोर्ड, ठीक है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत जेपी दास ने नहीं, गिलफोर्ड ने किया था इसका प्रतिपादन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या क्या होती है? अब क्या क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। अब क्या क्या में ऑप्शन तो एक ही रहेगा, क्या पूछना चाहिए था? क्या क्या में एक से ज्यादा ऑप्शन जरूर होगा। सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, उपरोक्त सभी। कभी कभी आप अगर थोड़ी सी चालाकी करेंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे, एकदम से शांत माइंड से एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तो आप लोग पक्का सही कर ले जाएंगे, क्वेश्चन ही सही कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। बाल्यावस्था और बहुत सारी विशेषताएं होती है। एक तो आप यहाँ पे 3 देख रहे हैं, सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता आती है, रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है, रुचियों में परिवर्तन होता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बहुत सारी विशेषताएं होती हैं उसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से कौन कौन सम्मिलित है? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना, उपरोक्त सभी। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। प्रभावशाली विधियों में अब इसमें अगर आपका देखिए पूछा जाए, इनके अलावा भी अगर आपको और ऑप्शन ऐसे मिल जाए, जैसे परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन और विचार गोष्ठी के द्वारा सीखना, प्रोजेक्ट विधि के द्वारा, समूह अधिगम के द्वारा, वो सभी प्रभावशाली विधियों में सम्मिलित हैं। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब लोग डिटेल में क्वेश्चन इसलिए देख रहे हैं कि आप लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, साथ साथ में उसके बारे में आप लोग कुछ ना कुछ जानते रहें। फैक्चुअल क्वेश्चन हम आप लोगों को इकट्ठे करवा देते हैं। जैसे अभी 58 मिनट का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें 100 क्वेश्चन थे फैक्ट वाले रिलेटेड, जितने भी फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने करवा दिए थे। तो फैक्चुअल क्वेश्चन मैक्सिमम यूपी टेट में पूरे पूछे जाते हैं, 1-2 पेडागोजी से आ जाते हैं, ठीक है। तो फैक्ट वाले क्वेश्चन हमने आपको बहुत कराए हैं और दे देते हैं, बीच बीच में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन अवेलेबल करवा देते हैं, पूरे क्वेश्चन एक साथ करके। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं? कारक हैं बालकों की संरक्षण की दशाएं, सामाजिक वातावरण एवं उसका प्रभाव, विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी ऑनलाइन हैं, आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए। और कंटिन्यू दिन में कम से कम आपको 3 से 4 वीडियोस तो अभी फिलहाल मिलेंगी, कंफर्म मिलेंगी। तो आप लोग 22 का ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? 22 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से चिंतन के उपकरण या साधन कौन से हैं? प्रतिमाएं, प्रत्यय, प्रतीक एवं चिन्ह, उपरोक्त सभी। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? 23 का यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, प्रतिमाएं हो गया, प्रत्यय हो गया, प्रतीक एवं चिन्ह हो गया। इसके अलावा अगर आपको पूछा जा रहा है भाषा भी है, सूत्र है, ये सब भी चिंतन के उपकरण या साधन में ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पे देखिए,
एक मिनट, हाँ ये देखिए, अब शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना है, जिसमें से कौन कौन निम्नलिखित में शामिल है। सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना गया है, किसने माना? शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षाविदों ने। तो जिसमें से कौन कौन शामिल है? उद्देश्यों की स्पष्टता, अभ्यास जागृत करना, स्वक्रिया पर बल या उपरोक्त सभी। तो 24 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑब्वियसली सभी होगा। ऑप्शन आपका सही होता है डी। ठीक है, सीखने के नियमों का जो शैक्षिक महत्व है उसमें उद्देश्यों की स्पष्टता, अभ्यास कराना, स्वक्रिया पर बल है, अनुभव स्थानांतरण भी है। ठीक है, ये सारे इसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। मनोवैज्ञानिक ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक सक्रियता विधि, 18 माह से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा विधि और 7 वर्ष की आयु के आगे की अवस्था को माना गया है। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आपको। कल्पनात्मक विधि, सांकेतिक विधि, दिवा स्वप्न विधि, संज्ञानात्मक विधि। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? ब्रूनर के अनुसार 25 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? 25 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी, सांकेतिक विधि। मनोवैज्ञानिक ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक सक्रिया विधि, 18 माह से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा विधि और 7 वर्ष की आयु के आगे की अवस्था को क्या कहते हैं? सांकेतिक विधि। उसमें सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है, सांकेतिक विधि उपयोग की जाती है बच्चों की इस आयु से आगे की अवस्था में। ये ब्रूनर के अनुसार है। जब कभी भी मनोवैज्ञानिक, एक स्पेशल मनोवैज्ञानिक का नाम लेकर के पूछा जाए तो उन्होंने जो माना वही आपको लिखना है, आपको वहां पे दिमाग नहीं लगाना है किसी के अनुसार। तो फिर जो उन्होंने वर्गीकृत किया वही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक, उपरोक्त सभी। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? 26 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। अभिवृत्ति संप्रत्यय में ली किसी विषय वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक प्रक्रिया है। आप कैसा दृष्टिकोण रखते हैं किसी विषय वस्तु, किसी भी आप कह सकते हैं किसी घटना के बारे में आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं, आपका व्यू क्या है, जिसमें आपका संज्ञान परक, क्रिया परक और प्रेरणा परक प्रत्यय सभी शामिल होता है। तो इसीलिए ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 27, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि के लिए, व्यक्तित्व के लिए, स्मृति या समायोजन। आसान सा क्वेश्चन है। तो 27 का यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 27 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, बुद्धि से रिलेटेड है। ठीक है, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता है और इसका निर्माण किसने किया था? इन्होंने ही किया था, सीएम भाटिया इनका नाम है। और कब किया था? 1955 में, 1955 में किया था। ठीक है, इसका एक नाम और भी है, भाटिया बैटरी परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाता है भाटिया बैटरी परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है। बैटरी परीक्षण नाम तो आप समझ जाएंगे, भाटिया बैटरी को कहा जा रहा है, लेकिन क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी मापक उपकरण के लिए, क्वेश्चन नंबर 28, किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वांछनीय अवयव क्या होता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानक। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? 28 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, वेरी गुड। ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है 28 का बी। ठीक है, किसी भी मापक उपकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे वांछनीय अवयव, सबसे इंपॉर्टेंट अवयव जो होता है वो विश्वसनीयता होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है?
केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, प्रमाणिक विचलन का मान, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान, समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। पूरे आवृत्ति वितरण का जो प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 29 का ऑप्शन हमारे यहां पे सही हो जाता है, एक केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, जिसके अंतर्गत क्या आता है? आपका माध्य आता है, माध्य हुआ, माध्य का बहुलक, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा, ये केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। क्वेश्चन नंबर 30, संवेग शब्द का सही मनोवैज्ञानिक व शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संवेग शब्द का। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन, क्रोध एवं भय, स्नेह एवं प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, उपरोक्त में से सभी। विकल्प आपका यहां पे कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। चलिए आज के सवाल में इससे शामिल करते हैं। आज का सवाल आप सभी के लिए बहुत ही आसान सा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संवेग शब्द का सही मनोवैज्ञानिक व शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, आप हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपकी क्लासेस की टाइमिंग वही है, 6 बजे है, 8 बजे है, ठीक है। और 10 बजे आपका रिवीजन क्लास होगा, और जिस दिन रिवीजन नहीं होगा उस दिन SCRT होगा। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपकी 6 बजे शाम को, 8 बजे शाम को और 10 बजे रात को क्लासेस होंगी कंटिन्यू आपके चैनल पे। दिन में भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। 10 बजे की लाइव क्लास में हम SCRT, एक दिन SCRT और एक दिन रिवीजन, इस तरीके से क्लास को रखेंगे। अब आप लोग एकदम से जोश से जुनून के साथ जुट जाइए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, और जो भी टॉपिक है आपका CDP का और हिंदी का सब कवर कर रहे हैं। और EVS तो आप लोगों ने एकदम से आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। SCRT आप लोग पढ़ ही रहे थे, और अब SCRT इस तरीके से लेके चलेंगे, जिस पेज में जितना इंपॉर्टेंट है पहले से मार्क कर लेंगे, फिर उसके बाद वो आप लोगों तक पहुंचाते जाएंगे। लास्ट में उसका भी टेस्ट ले लेंगे, वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग नवंबर में पूरा पढ़ाई करेंगे, दिसंबर में पूरा रिवीजन होगा, पूरी गारंटी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि आप लोग एकदम से खुद पे डिपेंडेंट बनिए, सेल्फ डिपेंडेंट। सब कुछ बढ़िया होगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए हमेशा। गर्ल्स के लिए बहुत जरूरी है और बॉयज के लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी सबके लिए जरूरी है। हम ये कहेंगे स्पेशली गर्ल्स के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत कुछ देख रहे हैं सोसाइटी में। तो ये ऐसा भेदभाव नहीं है मेरा बिल्कुल भी, बस ये है कि आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का सेंस कुछ और था। बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर 8 बजे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर, एक लाइक और एक शेयर, बस इतना करते रहिए। आप लोग जल्दी सफल होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग सफल होंगे। अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। साइंस की क्लास आज तो मैंने NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो साइंस के क्वेश्चन थे, और उसमें हाँ देखिए EVS के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हाँ काफी कुछ उसमें EVS से क्वेश्चन, हाँ EVS से भी था। तो EVS ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको कई सब्जेक्ट का समावेश मिलता है। सोशल साइंस का भी मिलता है, साइंस का मिलता है, और आपका हमारा परिवेश ये होता ही है। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।